हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने कनेक्टर्स का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने अपने कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस को समाप्त कर लिया। अब कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स के अंदर हम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो आपने इससे पहले वाले जो लेक्चर्स में पढ़ा वो कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस थे। अब जब हम इस वाले लेक्चर के अंदर हम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशंस होते क्या हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, क्या टाइप होते हैं हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन के, और उन्हीं टाइप में एक टाइप होता है हमारा नॉट विद स्टैंडिंग। ये हमारा एक कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन होता है। उसके बारे में जानकारी हम इकट्ठा करेंगे और उसके बारे में और जानकारी हम लेंगे, किस तरीके से उसका मीनिंग होता है, हम उसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहली बात कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन। और इससे पहले प्रीपोजिशन से पहले, जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन से पहले हम थोड़े बात कर लेते हैं कंजंक्शन की और प्रीपोजिशन की। देखिए, मैंने स्टार्टिंग की जब हमारा चैप्टर शुरू हुआ था कनेक्टर, तो मैंने इसमें आपको थोड़ा बताया था कि हम प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को ही कनेक्टर्स की में डील करेंगे। जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसके अंदर जो दो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, यही हमारे मेन सेंटेंस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। कंजंक्शन क्या कनेक्ट करते हैं, पहले आप ये जान लीजिए। कंजंक्शन दो क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं। यानी एक कंजंक्शन मैं बात करूं तो एक कंजंक्शन हमारी दो क्लॉजेस को कनेक्ट करेगा। क्लॉज 2। क्लॉज क्या होता है? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका अपना सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। ऑब्जेक्ट हो ना हो वो डिपेंड करता है वर्ब की टाइप के ऊपर। दूसरी क्लॉज में भी अपना एक सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए। जब दो ऐसी स्टेटमेंट दिखें, एक जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, और उनको आपस में अगर आपको कनेक्ट करना हो, तो जिन वर्ड्स को आपको यूज करना होगा या जिन वर्ड्स की आपको मदद लेनी होगी, उनको हम कंजंक्शन बोला करते हैं। राइट। अब यही हमारा इसमें एक पार्ट हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी हमने इसमें एक कैटेगरी बना दी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब है कि ऐसे वर्ड्स जो कॉन्ट्राडिक्शन यानी ऐसी क्लॉजेस को कनेक्ट करें जो आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हों, यानी एक दूसरे के विरोधाभास हों। तो यानी ऐसे कंजंक्शन जो कॉन्ट्राडिक्टरी क्लॉज को कनेक्ट करते हैं तो उन्हें हम कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन कहते हैं। ये कंजंक्शन की बात यहाँ पर हमने खत्म हो गई और हमने इसके टाइप्स को लेकर डिस्कस कर लिया। अब बात आती है प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन का क्या काम होता है? देखिए, हमारा एक हो गया मेन सेंटेंस। राइट। इस मेन सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है हमारे वर्ब के ऊपर। लेकिन इस मेन सेंटेंस के साथ आप कुछ और वर्ड ऐड करना चाहते हो, वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कुछ वर्ड्स के समूह को आप जोड़ना चाहते हो, जिसको हम बोलते हैं फ्रेज। ये क्यों जोड़ा जा रहा है यहां पर? तो स्टेटमेंट को ज्यादा क्लियर करने के लिए ये क्यों जोड़ा जाता है, ताकि आपको क्लियरिटी मिले। राइट, क्लियरिटी मिले। राइट, क्लियरिटी मिलने से क्या होगा कि आपका जो सेंटेंस है वो रिच हो जाएगा, रिच इन इंफॉर्मेशन। राइट, रिच इन इंफॉर्मेशन, यानी उसमें अधिक जानकारी आपको मिलेगी। तो जब आप किसी और वर्ड को या ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं, अब इस सेंटेंस में भी ये जो मेन सेंटेंस है इसमें एक वर्ड लिखा होगा और इस वर्ड के साथ आपने एक वर्ड लिखा और अगेन यहाँ पर आपने वर्ड या फिर आप ग्रुप ऑफ वर्ड को कनेक्ट कर रहे हो। राइट। तो ये जो एक वर्ड है जो इसका और अपने नेक्स्ट वाले वर्ड का जो रिलेशनशिप बनाएगा कनेक्ट करने में, वो होता है हमारा प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन क्या करेगा? प्रीपोजिशन सिंपल, अगर हम और इसको रिफाइन करें प्रीपोजिशन को, तो प्रीपोजिशन रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। रिलेशन एस्टैब्लिश करता है किसके साथ? ये जो मेन सेंटेंस में लिखा गया, मेन सेंटेंस में वर्ड लिखा गया और यहाँ पर जो वर्ड आपका जो मेन सेंटेंस का वर्ड है, देन उसके बाद आपने प्रीपोजिशन जोड़ा और इस प्रीपोजिशन का जो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है। अब नाउन ही ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा,
नाउन की जगह पे कोई प्रोनाउन हो सकता है या नाउन फ्रेज हो सकता है, यानी नाउन की जगह पे जो भी वर्ड यूज होते हैं उनको हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो प्रीपोजिशन इन दो के बीच में रिलेशनशिप बताएगा, इन दो के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगा, राइट, रिलेशनशिप। तो ये आप प्रीपोजिशन का फंक्शन सीख गए होंगे, रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट का काम करेगा, राइट। तो ये प्रीपोजिशन जो होता है ये दो क्लॉजेस को कनेक्ट नहीं करेगा, याद रखिएगा, प्रीपोजिशन क्लॉजेस को कनेक्ट नहीं करेगा, याद रखिएगा, प्रीपोजिशन क्लॉजेस नहीं कनेक्ट करेगा, यानी कहीं अगर वर्ब हो तो वर्ब को कभी भी कनेक्ट करने का काम नहीं करेगा। वो जिरंड और पार्टिसिपल होते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि ये आईएनजी फॉर्म में आ गया तो वर्ब आ गया। वो जिरंड और पार्टिसिपल होते हैं जो हम ईडी, पार्टिसिपल जो होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है और पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करता है। वहीं जो जिरंड होता है हमारा, जिरंड ये एक नाउन की तरह काम करता है और ये हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को कहते हैं। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग, आंसर होगा वॉकिंग, तो व्हाट का रिप्लाई क्या हो गया, वॉकिंग। और कैसे बता सकते हैं, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, वॉकिंग के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वॉकिंग एज अ जिरंड काम कर रहा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये हम जिरंड और इन्फिनेटिव के टॉपिक में, राइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हम इसको अच्छे से कवर कर चुके हैं, राइट। तो वहां पर हमने जिरंड भी पढ़ा अलग से, इन्फिनेटिव भी पढ़ा, पार्टिसिपल भी पढ़ा, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। तो अब आपको प्राइमरी पता चल गया प्राइमरली की प्रीपोजिशन का काम क्या होता है। अब बात आती है कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशंस, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन, राइट। अब देखिए जैसे हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस थे, राइट, कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस क्या काम कर रहे थे कि वो हमारे दो अपोजिट यानी कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट या फिर बात करें कॉन्ट्रास्ट क्लॉजेस को कनेक्ट करने की बात कर रहे थे। यही कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशंस क्या काम करेंगे, ये हमारे मेन सेंटेंस के साथ, ये जो हमारा मेन सेंटेंस हो गया, मेन सेंटेंस के साथ ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करेंगे, वर्ड या फिर मैं बात करूं फ्रेज को जो कनेक्ट करेंगे, ये जो प्रीपोजिशंस हैं ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे, यानी विरोधाभास की बात कर रहे होंगे, राइट। सो हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशंस आर पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशन दैट एक्सप्रेस अपोजिट और कॉन्ट्रास्टिंग रिलेशनशिप, राइट। क्लॉजेस को नहीं करेंगे कनेक्ट, ये रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करेंगे बिटवीन वर्ड्स और फ्रेजेस। तो वर्ड्स और फ्रेजेस को जब आप ये मेन सेंटेंस के साथ कनेक्ट करोगे तो उसका जो रिप्लेसमेंट होगा, जो रिलेशनशिप होगा वो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, राइट, विरोधाभास वाली बात करेगा। दे आर ऑफन यूज्ड टू क्रिएट एम्फसाइज और टू हाईलाइट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू आइडियाज। तो ये हम और क्यों यूज करते हैं, हम एम्फसाइज कराने के लिए और दो आइडियाज को बताने के लिए, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज को बताने के लिए। अब कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशंस कितने टाइप के होते हैं, पहले हम इसको जिक्र कर लेते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट और कॉन्ट्ररी टू, राइट। तो सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में इन दोनों को देखने के लिए मिलेगा, काफी ज्यादा एरर पूछी जाती है, तो याद रखिएगा, मैं आपको अभी बता देता हूं। इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी नहीं आएगा, एरर होती है। और ये प्रीपोजिशंस होंगे, कभी भी इनको कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल नहीं करिएगा। और एग्जाम में इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भर भर के क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, तो इनको थोड़ा संभल के आपको यूज करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नॉट विद स्टैंडिंग को लेकर। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम इसको एज अ प्रीपोजिशन यूज करते हैं, क्या इनके रूल्स हैं, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा और एग्जांपल्स क्या है नॉट विद स्टैंडिंग के, हम डिस्कस करते हैं। तो पहली बात आता है नॉट विद स्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। नॉट विद स्टैंडिंग जो है इज अ वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है जो एक रूप में नहीं होता है, वो भिन्न रूप में होता है, यानी उसके कई अलग फंक्शंस होते हैं। तो नॉट विद स्टैंडिंग इज अ वर्सेटाइल टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द स्टेटमेंट इट इंट्रोड्यूसेस और रेफर to is true or possibly in spite of something else.
सो व्हेन यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन, अगर हम इसको प्रीपोजिशन की तरह यूज करते हैं तो नॉट विद स्टैंडिंग जो है इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, यानी हिंदी में बोले बावजूद वाला जो अर्थ है वो देता है एज अ प्रीपोजिशन। सो एग्जाम्पल के तौर पे नॉट विद स्टैंडिंग द बैड वेदर द इवेंट वाज अ सक्सेस, खराब मौसम के बावजूद भी जो इवेंट था वो एक सक्सेस रहा। अब जरा ध्यान से देखिए, द बैड वेदर, नॉट विद स्टैंडिंग क्या हो गया, एक प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन हो गया। द बैड वेदर, और वेदर क्या हो गया, नाउन, और बैड क्या हो गया एडजेक्टिव, और द क्या हो गया आर्टिकल। तो जरा ध्यान से देखिए, ये पूरी एक नाउन फ्रेज है। क्या है ये, एक नाउन फ्रेज, ये पूरी एक नाउन फ्रेज है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या आपको यहां पर कोई वर्ब या सब्जेक्ट और वर्ब देखने के लिए मिला, नहीं। तो नॉट विद स्टैंडिंग के बाद आपको यहां पर नाउन या फिर नाउन फ्रेज देखने के लिए मिलेगा, नाउन फ्रेज। और ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, द इवेंट वाज अ सक्सेस, और ये नॉट विद स्टैंडिंग द बैड वेदर द इवेंट वाज अ सक्सेस, ये हमारा मेन सेंटेंस है। द इवेंट वाज अ सक्सेस नॉट विद स्टैंडिंग द बैड वेदर, राइट। तो ये हमारे जो द बैड वेदर को कनेक्ट कर रहा है, इसका रिलेशनशिप बता रहा है किसके साथ, द इवेंट वाज अ सक्सेस के साथ, राइट। यूजेस क्या है इसके, when notwithstanding is used as a preposition, तो हमने बताया अगर आप इसको प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल करेंगे या करते हैं, it serves to introduce a phrase that contrasts, तो ये जो फ्रेज इसके साथ आएगी वो कॉन्ट्रास्ट करेगी, विरोधाभास, विरोध जताएगी विद और प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन टू मेन स्टेटमेंट ऑफ द सेंटेंस, या विरोध करेगी या एक्सेप्शन दिखाएगी, राइट, जो हमारी मेन स्टेटमेंट है जो सेंटेंस में यूज की गई है उसके साथ, राइट। इट फंक्शन सिमिलरली, यह बिल्कुल डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ की तरह काम करेगा। हम डिस्पाइट पे भी बात करेंगे, इन स्पाइट ऑफ पे भी बात करेंगे, इनका मतलब होता है बावजूद। यह बिल्कुल बात करेगा डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ की तरह, एंड इज ऑफन यूज्ड इन मोर फॉर्मल और लीगल कॉन्टेक्स्ट, तो इसको हम ज्यादा फॉर्मल लैंग्वेजेस में नॉट विद स्टैंडिंग का यूज करते हैं डिस्पाइट और इन स्पाइट की जगह पर, इन स्पाइट ऑफ की जगह पर, राइट। तो कुछ और एग्जांपल्स हैं जो हम अभी देखते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ए नेगेटिव सिचुएशन, अगर नेगेटिव सिचुएशन के साथ नॉट विद स्टैंडिंग को कैसे यूज करते हैं, देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग द रेन द आउटडोर सेरेमनी प्रोसीड्स एज प्लान्ड, यानी बारिश के बावजूद भी जो आउटडोर सेरेमनी थी वो वैसे ही की गई जैसे प्लान की गई थी। यानी आप ये देख रहे हो, द रेन, सिंपल नाउन फ्रेज आ गया, द प्लस रेन, रेन एक नाउन हो गया, नॉट विद स्टैंडिंग यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, और हमारा जो मेन स्टेटमेंट हो गया, द आउटडोर सेरेमनी प्रोसीडेड एज प्लान्ड, तो जो आउटडोर सेरेमनी थी उसको वैसे ही किया गया जैसे प्लान की गई थी, बावजूद उसके बारिश थी। सो यहाँ पर नॉट विद स्टैंडिंग क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस। कौन सी नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस है, द रेन। तो जब भी आप कोई आउटडोर फंक्शन करते हो तो उसमें नेगेटिव क्या होता है, खराब मौसम, बारिश हो जाना। तो नॉट विद स्टैंडिंग यहाँ पर एक नेगेटिव सर्कमस्टेंस को बता रहा है, द रेन, और हाईलाइट कर रहा है कि बावजूद मुश्किल आई, मौसम खराब था, जो इवेंट था वो कंटिन्यू रहा, highlighting that the event continued despite this obstacle, यानी इस ऑब्स्टिकल के बावजूद भी, इस रुकावट के बावजूद भी इवेंट कंटिन्यू था, चला था, राइट। हाईलाइटिंग द रेजिलियंस और परसिस्टेंस, तो परसिस्टेंस और रेजिलियंस को भी हाईलाइट करता है हमारा नॉट विद स्टैंडिंग। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे, नॉट विद स्टैंडिंग इज लैक ऑफ एक्सपीरियंस, his lack of experience he performed exceptionally well in the competition, यानी उसके कम एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी, राइट, उसने एग्जाम में या कंपटीशन में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। सो नॉट विद स्टैंडिंग के बाद इज यूज्ड टू पॉइंट आउट एन एक्सेप्शन और सरप्राइजिंग आउटकम, तो यहां पर एक सरप्राइजिंग आउटकम की बात हो रही है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। यहाँ पे देखिए ना, आउटकम इन द फेस ऑफ प्रिसीव्ड डिसएडवांटेज, उसके पास डिसएडवांटेज क्या था कि उसके पास एक्सपीरियंस की कमी थी। एक्सपीरियंस की कमी होने के बावजूद भी उसने कंपटीशन में बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली वेल, राइट, तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, राइट। नाउ
एक्नॉलेजिंग चैलेंजेस और डिफिकल्टीज, तो हम एक्नॉलेज करते हैं चैलेंजेस और डिफिकल्टीज को नॉट विद स्टैंडिंग की हेल्प से भी। देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी फाइनेंशियली डिफिकल्टीज होने के बावजूद भी, आर्थिक तंगी होने के बावजूद भी जो प्रोजेक्ट था वो समय पर समाप्त हो गया। राइट, दो प्रोजेक्ट समय पे समाप्त हो गया था आर्थिक तंगी के बावजूद भी। तो फाइनेंशियली डिफिकल्टीज, तो यहाँ पर बताया जा रहा है, एक्नॉलेज किया जा रहा है कि बावजूद फाइनेंशियली डिफिकल्टीज के, कि जो पैसा नहीं था, मॉनेटरी हेल्प नहीं थी, उसके बावजूद भी जो प्रोजेक्ट था वो समय पे समाप्त हो गया। तो द यूजर्स एम्फसाइज दैट डिस्पाइट फेसिंग चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंज क्या है यहाँ पर, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, द डिजायर्ड आउटकम, आउटकम क्या था हमारा, डिजायर्ड आउटकम क्या था कि जो प्रोजेक्ट है वो समय पे खत्म हो गया, समय पे अचीव कर लिया गया। राइट, सेटिंग असाइड अ कंडीशन और फैक्ट, नॉट विद स्टैंडिंग हर ऑब्जेक्शंस, द डिसीजन वाज मेड टू मूव फॉरवर्ड विद द प्लान। राइट, तो उसके ऑब्जेक्शन के बावजूद भी क्या था, डिसीजन को प्लान के अकॉर्डिंग आगे किया गया। जैसे notwithstanding used to indicate that a particular factor क्या, फैक्ट क्या, उसके ऑब्जेक्शंस के बावजूद भी, उसके एलिगेशंस के बावजूद भी हमने कंसीडर नहीं करा उन्हें। राइट, वाज नॉट कंसीडर सिग्निफिकेंट इनफ, हमने उन बातों को इतना ध्यान नहीं दिया, और जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन था, जो हमारा डिसीजन था, जो हमारा प्लान था, वो बिल्कुल वैसा ही किया। राइट, अब स्ट्रक्चर क्या होगा, नॉट विद स्टैंडिंग के साथ याद रखिएगा, ये एक हमारा प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के साथ कोई भी, आपने देखा होगा, इतने हमने एग्जांपल डिस्कस किए, हमने कोई भी नाउन फ्रेज नहीं लिया। तो ये अलग वर्ड नहीं है, नॉट विद और स्टैंडिंग अलग नहीं है, एक सेम वर्ड है। तो इसको रनिंग हैंड में लिखिएगा, नॉट विद स्टैंडिंग, ये अलग वर्ड नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा वर्ड है जो प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। प्लस नाउन आएगा या नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसके साथ आर्टिकल हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, क्वांटिफायर्स हो सकते हैं, जो नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन को, राइट, जो भी नाउन को क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं, मॉडिफाइंग वर्ड्स हैं, वो नाउन के साथ यूज किए जा सकते हैं। वो पूरा एक नाउन फ्रेज बनता है क्योंकि उसमें मेन वर्ड नाउन होता है। राइट, देन उसके बाद आपकी मेन क्लॉज की मैं बात करूं, या फिर मेन क्लॉज, या फिर हमारा रेस्ट ऑफ सेंटेंस, या फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस यहाँ पर आप लिख देंगे। राइट, सो द जनरल स्ट्रक्चर इज नॉट विद स्टैंडिंग प्लस नाउन फ्रेज प्लस मेन क्लॉज। क्योंकि ये एज अ प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा, तो याद रखिएगा इसमें कोई भी कंजंक्शन की तरह क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम नहीं करेगा, ये बस एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगा। सो नॉट विद स्टैंडिंग, दिस इज द प्रीपोजिशन दैट इंट्रोड्यूस एक्सेप्शन और कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट। उसके बाद नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन फ्रेज का मतलब है कि अब देखिए, प्रीपोजिशन के बाद अपना नाउन होता है, याद रखिएगा प्रीपोजिशन के बाद आपको एक नाउन देखने के लिए जरूर मिलेगा। अब वो प्रीपोजिशन कैसा भी हो, कॉज एंड इफेक्ट प्रीपोजिशन हो, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर यूज, और बात करें इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रुप, कैटेगराइजेशन ऑफ देयर ग्रुप, हर एक के साथ आपको नाउन जरूर मिलेगा। प्रीपोजिशन के साथ नाउन आना कंपलसरी है, क्योंकि ये नाउन जो होता है ये ऑब्जेक्ट होता है हमारे प्रीपोजिशन का, और इस बारे में मैंने विस्तार से प्रीपोजिशन चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं। राइट, आफ्टर notwithstanding usually have a noun phrase that represents the condition or fact that is being contrasted, यानी वह कंडीशन बताएगा या फिर वो फैक्ट बताएगा जो कॉन्ट्रास्ट, जो विरोध करेगा अपने मेन स्टेटमेंट के साथ। राइट, और मेन क्लॉज क्या होगा, ये हमारी प्राइमरी स्टेटमेंट होगी जो हमारे सेंटेंस में बात कर रही होगी, और ये अनअफेक्टेड होती है, इसको हम छेड़ते नहीं हैं, इसके साथ हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। लेकिन हमें इसके कॉन्ट्रास्ट में बात करनी होती है, तो हम नॉट विद स्टैंडिंग के साथ एक नाउन फ्रेज को ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, नॉट विद स्टैंडिंग द हैवी स्नोफॉल, दिस इज अ नाउन फ्रेज। अब किसकी बात हो रही है, स्नोफॉल, और स्नोफॉल कैसी है, हैवी, तो एडजेक्टिव हो गया हमारा हैवी। तो यहां पर मैं इस तरीके से लिख देता हूं, द हमारा आर्टिकल हो गया। राइट, उसके बाद हैवी जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव है, और जो स्नोफॉल है, स्नोफॉल, ये नाउन है। राइट, और ये पूरा क्या है, इसको हम पूरे को बोलते हैं नाउन फ्रेज। क्या है ये हमारा नाउन
फ्रेज। द स्कूल रिमेन्ड ओपन, तो भारी स्नोफॉल के बावजूद भी स्कूल जो है ओपन रहा। तो क्या यहाँ पर कोई सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये स्नोफॉल में जो स्नोफॉल है ये नॉट विद स्टैंडिंग का ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये नाउन है। सो द हेवी स्नोफॉल इज अ नाउन फ्रेज इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉट विद स्टैंडिंग, और द स्कूल रिमेन्ड ओपन ये हमारी मेन क्लॉज हो गया। दैट रिप्रेजेंट अ प्राइमरी असर्शन, यानी ये प्राइमरी काम बता रहा है कि यहाँ पर क्या बात की गई है। अब रूल्स क्या है नॉट विद स्टैंडिंग के साथ आपको जो याद रखने हैं? सबसे पहली बात, पोजीशन इन अ सेंटेंस। तो नॉट विद स्टैंडिंग की क्या पोजीशन रहेगी सेंटेंस में? तो देखा होगा आपने, जब भी कोई भी नाउन हुआ है या नाउन फ्रेज है उससे पहले हम नॉट विद स्टैंडिंग को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि नॉट विद स्टैंडिंग के बाद जब हम आप नाउन लिखते हैं, राइट, इसके बाद जब भी कोई नाउन फ्रेज होता है या जो नाउन होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है नॉट विद स्टैंडिंग प्रीपोजिशन का। ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा और ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने प्रीपोजिशन के बाद आता है, याद रखिएगा, राइट। नॉट विद स्टैंडिंग द हैवी रेन, देखिए नाउन फ्रेज से पहले हमने यूज किया। द गेम कंटिन्यूड, right, agreement with the noun phrase. So notwithstanding does not affect the grammatically number or case of the noun phrase, यानी grammatically number या case को बिल्कुल भी change नहीं करेगा notwithstanding, यानी ये singular भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। ग्रामेटिकल नंबर का कहने का मतलब है सिंगुलर और प्लूरल की बात हो रही है। दैट फॉलोज इट सिंपली इंट्रोड्यूस द फ्रेज, यह सिर्फ जो फ्रेज है, जो हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी फ्रेज है उसको इंडिकेट करेगा या फिर उसको इंट्रोड्यूस करेगा। नॉट विद स्टैंडिंग द प्लेयर्स ऑब्जेक्शंस, तो ऑब्जेक्शंस क्या है यहाँ पर? ये प्लूरल नाउन है। किसके ऑब्जेक्शंस? प्लेयर के ऑब्जेक्शंस के बावजूद भी द मैच वाज नॉट पोस्टपोन्ड, मैच को पोस्टपोन नहीं किया गया। तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, यानी नॉट विद स्टैंडिंग के साथ, राइट। तो नॉट विद स्टैंडिंग केस पे डिपेंड नहीं होगा। नॉट विद स्टैंडिंग के साथ हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, राइट। यूज विद क्लॉजेस, व्हाइल नॉट विद स्टैंडिंग इज प्राइमरली यूज्ड विद नाउन फ्रेज, इट कैन समटाइम इंट्रोड्यूस अ क्लॉज, तो ये कभी कभार क्लॉज के साथ आता है। हाउएवर दिस इज लेस कॉमन एंड साउंड क्वाइट फॉर्मल और लीगलिस्टिक, राइट। जैसे नॉट विद स्टैंडिंग दैट द वेदर वाज बैड, जरा ध्यान से देखिएगा, दैट को हमने यूज करा है, तो दैट यहां पर एज अ कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। दैट द वेदर वाज बैड द फेस्टिवल वाज वेल अटेंडेड, तो जब भी आप कोई भी क्लॉज करोगे तो उसके साथ दैट का जो है नॉट विद स्टैंडिंग के साथ हमने दैट यूज करा है, क्योंकि हम इसको एज अ प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो हम इसको डायरेक्टली किसी क्लॉज के साथ नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। तो ध्यान रखिएगा जो इसका स्ट्रक्चर है हमने यहाँ पर दैट का उपयोग किया है। नो इम्पैक्ट ऑन द मेन क्लॉज, यानी आपको मैंने बताया कि जो नॉट विद स्टैंडिंग की जो प्रेजेंस होती है ये मेन क्लॉज के पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालती। ये मेन क्लॉज जो भी बात हमारी कह रही है वो ठीक बात है, लेकिन इसके कॉन्ट्राडिक्टरी अगर हमें बात करनी हो तो हम नॉट विद स्टैंडिंग के साथ जो भी हमें इसके कॉन्ट्राडिक्टरी फ्रेज लिखना हो वो हम लिख सकते हैं। जैसे अब इसमें मेन सेंटेंस क्या है? ही परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल, उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया, राइट। जिसके हम बात करें अद्भुत तरीके से उसने परफॉर्म किया। लेकिन अगर मुझे इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी बात करनी हो तो मैं बोलूंगा कि कम एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी, कम तैयारी होने के बावजूद भी, कम समय मिलने के बावजूद भी उसने काफी अच्छे से जो है परफॉर्म किया। तो कॉन्ट्राडिक्टरी क्या हो गया? नॉट विद स्टैंडिंग इज लैक ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। नाउ आगे सिनोनिम्स एंड वेरिएशंस। अब सिनोनिम्स का मतलब क्या हो गया कि मैंने आपको बताया था नॉट विद स्टैंडिंग, जैसे हमने हाउएवर की बात करी, बट की बात करी, ऑल्दो की बात करी, दो की बात करी, राइट, येट की बात करी। तो मैंने आपको बताया था कहीं कहीं ये हम जो है इवन दो, इवन देन, तो इस तरीके से हमने बात करी थी ऑल्दो। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं भी हम जो है ऑल्दो की जगह दो भी यूज कर सकते हैं, बट यूज कर सकते हैं, हाउएवर यूज कर सकते हैं बट की जगह पे। तो इस क्या हम नॉट विद स्टैंडिंग के साथ कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो नॉट विद स्टैंडिंग भी हमारा क्या होता है? रिप्लेस किया जा सकता है। किन के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है इस बात पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए नॉट विद स्टैंडिंग को हम डिस्पाइट के साथ चेंज कर सकते हैं।
इन स्पाइट ऑफ की जगह पर भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको ऑल्दो की जगह यूज करेंगे, याद रखिएगा, ऑल्दो एक कंजंक्शन है, ऑल्दो एक कंजंक्शन है, तो यहां पर जब आप नॉट विद स्टैंडिंग दैट वाली कंडीशन में यूज करोगे, जब आप दो क्लॉजेस को करोगे, कंजंक्शन है तो ये क्लॉज को कनेक्ट करने का काम करेगा। वहीं डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, ये दोनों सिमिलर मीनिंग होते हैं। इन स्पाइट ऑफ ये हमारे प्रीपोजिशंस हैं, तो इनको आप सिंपली इजीली रिप्लेसेबल है नॉट विद स्टैंडिंग के साथ। These synonyms might be preferred in less formal context, राइट। तो ज्यादा फॉर्मेलिटी की बात करोगे, ज्यादा फॉर्मल और लेजिटिमेट वे में लिखने की बात करोगे तो आप नॉट विद स्टैंडिंग का यूज कर सकते हो। डिस्पाइट द चैलेंजेस, यानी मुसीबतों होने के बावजूद भी और चैलेंजेस होने के बावजूद भी द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम, जो प्रोजेक्ट था वह समय पे पूर्ण हो गया था, राइट। तो एग्जांपल्स अब देख लेते हैं नॉट विद स्टैंडिंग के। कॉन्ट्रास्ट विद एन अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स, तो अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स के कॉन्ट्रास्ट हो, जैसे कि नॉट विद स्टैंडिंग द सीवियर वेदर फोरकास्ट, यही जो अब देखिए द सीवियर वेदर फोरकास्ट, तो नाउन क्या है, फोरकास्ट। फोरकास्ट किसका है, वेदर का, एडजेक्टिव। यहां पर सीवियर क्या है, यहां पर भी ये हो गया हमारा सीवियर वेदर फोरकास्ट, राइट। एक होता है हमारा कंपाउंड नाउन जिसमें दो नाउन एक साथ जुड़ जाते हैं, राइट। The outdoor festival attracted thousands of visitors. In this statement, notwithstanding किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन को। क्या कि तो जो फोरकास्ट वेदर था वो कब बोला गया था कि अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो फेस्टिवल थे, आउटडोर फेस्टिवल थे, उन्होंने काफी ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया। हाईलाइटिंग सरप्राइजिंग फैक्ट्स, तो सरप्राइजिंग फैक्ट्स को भी हम हाईलाइट करते हैं नॉट विद स्टैंडिंग हिज लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखिए क्या है सरप्राइजिंग फैक्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी द एंटरप्रेन्योर मैनेज टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस। तो एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, उनको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो काफी कम रिसोर्सेज में भी, काफी लिमिटेड रिसोर्सेज में भी जो एंटरप्रेन्योर था उसने मैनेज किया एक अच्छा सफल बिजनेस खड़ा करने में। Here notwithstanding highlights a contrast between entrepreneurship। अब देखिए यहाँ पर notwithstanding क्या हाईलाइट कर रहा है कि कम रिसोर्सेज के बावजूद भी इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, तो ये सरप्राइजिंगली फैक्ट है। फैक्ट क्या था कि जो रिसोर्सेज थे काफी लिमिटेड थे, और सरप्राइजिंगली क्या था, रिजल्ट क्या था कि जो बिजनेस उन्होंने खड़ा करा वो काफी सक्सेसफुल था, राइट। एक्नॉलेजिंग एन एडवर्स कंडीशन, तो किसी भी एडवर्स कंडीशन को एक्नॉलेज करते हो जब, नॉट विद स्टैंडिंग द इकोनॉमिक डाउनटर्न द कंपनी कंटिन्यू टू मेक प्रॉफिट। अब देखिए एडवर्स कंडीशन को एक्नॉलेज किया कि इकोनॉमिक डाउनटर्न यानी इकोनॉमिक मंदी की वजह से, इकोनॉमिक गिरावट की वजह से कंपनी ने फिर भी अच्छा प्रॉफिट कमाया। यानी आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि जो कंडीशन है वो एडवर्स है आपके, यानी कंडीशन आपके अपोजिट में है। उस कंडीशन के अपोजिट में होने के बावजूद भी, एडवर्स कंडीशन के होने के बावजूद भी आपने कुछ अचीव किया, यानी उसके कॉन्ट्रास्ट में कुछ किया। दिस एग्जाम्पल शोज नॉट विद स्टैंडिंग टू इंट्रोड्यूस एडवर्स कंडीशन। तो अब एडवर्स कंडीशन का मतलब क्या, एक अपोजिट कंडीशन को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है कि इकोनॉमिक डाउनटर्न था, इकोनॉमिक मंदी थी, इकोनॉमिक गिरावट थी, आर्थिक तंगी थी, आर्थिक स्थिति उस समय नहीं थी ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी पॉजिटिव आउटकम क्या निकला कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्शन टू अ जनरल सिचुएशन। तो किसी भी जनरल सिचुएशन के एक्सेप्शन के तौर पे भी हम नॉट विद स्टैंडिंग का उपयोग करते हैं, जैसे कि नॉट विद स्टैंडिंग द जनरल डिक्लाइन इन सेल्स। अब देखिए द जनरल डिक्लाइन इन सेल्स, अब किसकी बात हो रही है, द जनरल डिक्लाइन, डिक्लाइन यानी गिरावट, ये हमारा नाउन हो गया। द जनरल डिक्लाइन, किस में गिरावट की बात हो रही है, अगेन प्रीपोजिशन के साथ सेल्स। द जनरल डिक्लाइन इन सेल्स, राइट, द न्यू प्रोडक्ट लाइन फॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल। तो यानी सेल्स में गिरावट होने की वजह के बावजूद भी जो नया प्रोजेक्ट था उसने काफी अच्छा मार्केट में परफॉर्मेंस किया, यानी इंट्रोड्यूस एन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, न्यू प्रोडक्ट लाइन सक्सेस को। अब बॉर्डर ट्रेंड जनरल डिक्लाइन, यानी जर्नली देखा जा रहा था कि सेल्स में गिरावट हो रही है, उसके बावजूद भी, सेल्स में गिरावट होने के बावजूद भी ये जो हमारा नया प्रोडक्ट है, जो कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाया हुआ, इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया।
ओवरकमिंग अ चैलेंज, तो किसी चैलेंज से ओवरकम करने के लिए भी नॉट विद स्टैंडिंग का हम उपयोग करते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग द टीम्स लैक ऑफ एक्सपीरियंस, दे वॉन द चैंपियन। यानी उनके पास प्रॉब्लम क्या थी, ओवरकम किससे किया उन्होंने, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उनके पास एक्सपीरियंस की कमी थी। यानी एक्सपीरियंस की कमी होने के बावजूद भी, जो टीम में एक्सपीरियंस की कमी होने के बावजूद भी दे वॉन द चैंपियनशिप, उन्होंने चैंपियनशिप को जीता था। द सेंटेंस, क्या सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट कर रहा है कि वो इनएक्सपीरियंस है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, टीम को एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अचीवमेंट जो है चैंपियनशिप जीत ली। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी गेम के अंदर कोई गेम है, उसके अंदर कोई क्रिकेट की टीम आ गई जो बहुत नई है, 2 या 3 साल पहले वो क्रिकेट में अभी इंट्रोड्यूस हुई है, और फिर उसने अचानक से वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद अच्छे सारे मैचेस जीतती गई, उसके बाद वो सेमीफाइनल्स में आ गई, फाइनल में आ गई और जीत गई। तो वहां पर ये एक ओवरकम हो गया, एक एक्सेप्शनल रिजल्ट हो गया कि एक कम एक्सपीरियंस के बावजूद भी वो चैंपियनशिप जीत गए। उनके पास ओवरकम थी, शॉर्ट कमिंग क्या थी कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, बड़े मैचेस कैसे खेलने चाहिए, सामने वाली टीम जो एक्सपीरियंस टीम है, जो लंबे समय से जिसके प्लेयर मैच खेल रहे हैं, उनके साथ उनको कैसे ओवरकम करना है, उनको ओवर पावर कैसे करना है, इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वह टीम जीत गई। इस कंडीशन में भी हम जो है यूज कर सकते हैं नॉट विद स्टैंडिंग का। सेटिंग असाइड स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, तो किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट को लेकर भी हम नॉट विद स्टैंडिंग यूज कर सकते हैं। जैसे द क्रिटिक्स नेगेटिव रिव्यूज द फिल्म, नॉट विद स्टैंडिंग द क्रिटिक्स नेगेटिव रिव्यूज, तो क्रिटिक्स ने काफी नेगेटिव रिव्यूज दिए, यानी किसी फिल्म को, देखिए क्रिटिक्स होते हैं, हर मूवी को लेकर क्रिटिक्स के रिव्यूज होते हैं, वह बताते हैं कि मूवी में क्या अच्छा है, क्या खराब है। तो नेगेटिव रिव्यूज थे, तो यानी क्रिटिक्स ने मूवी को नेगेटिवली बोल दिया कि खराब है, उसके बावजूद भी वो बॉक्स ऑफिस पे हिट कर गई। अब ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, क्रिटिक्स के द्वारा कोई बहुत बड़ी बड़ी मूवीज को भी बोलेंगे कि बहुत खराब है, इसमें कोई स्टोरी लाइन नहीं है, इसमें कुछ अच्छी एक्टिंग नहीं है, बट किसी बड़े फिल्म स्टार की वजह से या कोई बड़े एक्टर की वजह से वो फिल्म बहुत ज्यादा पैसा कमा लेती है। तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन भी आजकल के दिनों में ये काफी देखने को भी मिलता है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि अच्छी मतलब स्टोरी लाइन भी ठीक नहीं है, एक्टिंग भी किसी ने ठीक नहीं करी, गाने भी अच्छे नहीं हुए, एक्शन भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जो फिल्म थी उसने काफी पैसा कमा लिया। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई, राइट। सो यहाँ पर सेट असाइड किया कि नेगेटिव रिव्यूज के बावजूद भी जो फिल्म है उसने काफी ज्यादा, यानी उसने कमर्शियली हिट करा। एंड पोजीशन फॉर एम्फसाइजेस, तो हम इसको एम्फसाइजेस के तौर पे भी यूज करते हैं। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम नॉट विद स्टैंडिंग द अनएक्सपेक्टेड डिलेज, तो बिना किसी अनएक्सपेक्टेड डिलेज के बावजूद भी जो प्रोजेक्ट था वो समय पे खत्म हो गया। सो नॉट विद स्टैंडिंग यहाँ पर प्लेस किया गया एंड ऑफ द सेंटेंसेस, यहाँ पर हमने इसको एंड ऑफ द सेंटेंस में यूज करा एम्फेसाइज करने के लिए कि जो प्रोजेक्ट है वो हमारा समय पे खत्म हो गया, यानी देरी के बावजूद भी, काफी ज्यादा डिले आए उसके बावजूद भी जो प्रोजेक्ट है वो हमारा समय पे खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमने कुछ अच्छे खासे एग्जांपल्स अपने डिस्कस करे नॉट विद स्टैंडिंग के, उसके बारे में समझा नॉट विद स्टैंडिंग क्या होता है, प्रीपोजिशंस में कैसे यूज होता है। तो एक आपने डिफरेंस देखा होगा कि हम कंजंक्शंस और प्रीपोजिशन के अंदर मेजर डिफरेंस यही होता है, कंजंक्शन क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं, प्रीपोजिशन वही रिलेशनशिप का काम करते हैं, वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं। तो यही डिफरेंस याद रखिएगा कि नॉट विद स्टैंडिंग एक प्रीपोजिशन है जो कि रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट करेगा नाउन या नाउन फ्रेज का मेन सेंटेंस के साथ, और कॉन्ट्राडिक्टरी जो है फ्रेजेस को कनेक्ट करेगा, राइट। वहीं कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन में क्या था कि हम कॉन्ट्राडिक्टरी क्लॉज को कनेक्ट कर रहे थे, राइट। सो आगे हम कुछ और कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट और इन सब की आगे चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से सीखिए, एग्जाम्पल्स को देखिए, स्ट्रक्चर को देखिए और इनकी प्रैक्टिस करिए। सो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।